2001 में गुजरात में आए भुज भूकंप के पीड़ितों को संभाल न पाने के कारण गुजरात भाजपा सरकार की बदनामी होने लगती है। इस बीच साबरकांठा लोकसभा सीट और साबरमती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया। अगले एक साल के भीतर ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। वैसे में अपनी सरकार की बदनामी होते देख लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया। मोदी को सीधे दिल्ली से गुजरात लाकर सीएम बना देने के फैसले से गुजरात भाजपा के सीनियर नेता खुश नहीं होते। अब मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनना था। मोदी को विधायक बनाने के लिए गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता वजुभाई ने अपनी राजकोट विधानसभा सीट खाली कर दी। अपने पहले ही उपचुनाव में मोदी ने विवादित बयान देते हुए कहा, कांग्रेस वाले इटली की एक महिला को अपना मान सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे इस माटी के बेटे को बाहरी मानते हैं। प्रो भाजपा सीट होने के बावजूद राजकोट विधानसभा सीट पर मोदी की जीत का मार्जिन बहुत कम रहता है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की मात्र 14,728 वोटों से ही जीत हुई, जबकि इसी सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा डबल मार्जिन से चुनाव जीती थी। राजकोट समेत 3 सीटों पर हुए इन उपचुनावों में 2 अन्य सीटों महुआ और सयाजीगुंज पर कांग्रेस जीत जाती है। ये दोनों सीटें भी पहले भाजपा के पास थी। ऊपर से पंचायत, तालुका और जिला स्तर पर होने वाले चुनावों में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। ये भाजपा सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। मोदी को गुजरात का नया सीएम बनाए जाने के बाद भी भाजपा को उपचुनावों में बुरी तरह हार मिलना जारी था। माना जाने लगा कि 2003 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस गुजरात सरकार में वापस आ जाएगी, लेकिन इन उपचुनावों के 70 घंटे के भीतर ही 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात में एक ऐसी घटना होती है जो गुजरात में भाजपा और मोदी के राजनीतिक जीवन के लिए संजीवनी का काम करती है। इस घटना का नाम था गोधरा कांड, जिसने गुजरात में नहीं बल्कि पूरे भारत का राजनीतिक मंच बदल दिया। आखिर कैसे गोधरा कांड को नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी करियर के लिए इस्तेमाल किया, कैसे गोधरा कांड और गुजरात दंगों के माहौल में गुजरात गौरव यात्रा निकालकर मोदी, वाजपेयी और आडवाणी से भी अधिक ताकतवर बन गए, कैसे मोदी ने दंगों के पीड़ितों के कैंप्स को बच्चे बनाने के केंद्र जैसे बयान दिए, कैसे मोदी ने हरीन पांड्या जैसे अपने पुराने मित्रों का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया, कैसे गोधरा कांड और गुजरात दंगों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने अगले 15 साल तक गुजरात पर राज किया और कैसे फिर उसी गुजरात मॉडल पर चढ़कर देश की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे। जानेंगे आज के इस एपिसोड में। 27 फरवरी 2002 के दिन हुए गोधरा कांड के बाद ही गुजरात में एंटी मुस्लिम माहौल बनने लगा। गुजरात में पहले से ही आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन की आड़ में एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहे थे। गोधरा कांड उनके लिए एक ऐसी घटना के रूप में आया मानो जिसकी उन्हें लंबे वक्त से प्रतीक्षा थी, जिसके आधार पर वे समूचे भारत के मुसलमानों की छवि गढ़ सकते थे। गोधरा कांड की शाम ही विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। गोधरा कांड वाले दिन ही एंटी मुस्लिम घटनाएं सामने आने लगती हैं। खुफिया सूचनाएं आने लगती हैं कि अगर कल विश्व हिंदू परिषद के गुजरात बंद के दौरान कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो गुजरात में दंगे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुफिया विभाग के आईपीएस संजय भट्ट ने भी पहले ही सूचित कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते थे कि गोधरा कांड कैसे उनके करियर में एक ऐसी संजीवनी लेकर आया है जो उनके राजनीतिक जीवन को अमर कर सकती है। गोधरा कांड की खबर मिलते ही मोदी गोधरा पहुंच जाते हैं। गुजरात पहले ही सांप्रदायिकता के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। इसलिए गोधरा कांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना के वक्त एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का काम यह था कि वे गोधरा कांड के अपराधियों को पकड़ाते और उन्हें कानून में निर्धारित सबसे कठोर से कठोर सजा दिलाते। साथ ही प्रशासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करते कि कहीं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे गुजरात को दंगों में न ढकेल दे। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मोदी की मौन सहमति से अगले दिन गोधरा कांड के पीड़ितों के शवों को अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। इससे आम हिंदू जनता भड़क जाती है और मुस्लिमों पर संगठित तरीके से हमले होने लगते हैं। इस वक्त तक टीवी पर न्यूज चैनलों की संख्या बढ़ चुकी थी। पहली बार देश में दंगों को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। इन दंगों में 2000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक लगातार 3 दिन तक मुसलमानों के घरों पर हुए इन एक तरफा हमलों के दौरान राज्य मशीनरी एकदम गायब रहती है। ऐसे लोगों के घर के एक-एक सदस्य को जिंदा जला दिया जाता है जिनका गोधरा कांड से संबंध तो दूर, वे अपने जीवन में भी कभी गोधरा नहीं गए। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ और दिन तक ये हिंसात्मक घटनाएं जारी रहती हैं। दंगों के दौरान ही 1 मार्च 2002 के दिन जी न्यूज टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोदी ने संयमित बयान देने के बजाय न्यूटन के सिद्धांत वाली बात कह डाली। मोदी ने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। हम चाहते हैं न क्रिया हो न प्रतिक्रिया हो। गोधरा में जो परसों हुआ, यहाँ पर 40 महिलाओं को और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इससे देश और विदेश में सदमा पहुंचना स्वाभाविक था। गोधरा के इस इलाके के लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी रही है। इन लोगों ने पहले महिला टीचर का खून किया और अब ये जघन्य अपराध किया है जिसकी प्रतिक्रिया हो रही है। भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो
गोधरा कांड का जघन्य अपराध करने वालों के पक्ष में होता। कोई भी मुस्लिम कभी भी गोधरा कांड को सही नहीं ठहराता। गोधरा की घटना पर सब एक राय में अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते थे, लेकिन मोदी के बयानों से साफ है कि भाजपा और उससे जुड़े विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय इस घटना के बहाने पूरे गुजरात का माहौल उत्तेजित करने के मूड में थे, जिसके परिणाम स्वरूप गोधरा से भी अधिक यानी 40 गुना हिंदू और मुसलमान इन दंगों में मारे गए। मोदी की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि अगर गोधरा कांड ना होता और उसके बाद वायलेंस नहीं होता तो नरेंद्र मोदी वह न बनते जो वे आज हैं, और शायद तब उनके ऊपर ये बायोग्राफी भी नहीं लिखी जाती। गुजरात दंगों से पहले विश्व हिंदू परिषद गुजरात की असली बॉस थी। असली बॉस मोदी नहीं बल्कि प्रवीण तोगड़िया थे, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। तोगड़िया के आगे कई मंत्री नतमस्तक होते थे। राम मंदिर आंदोलन के कारण 80 और 90 के दशक में ही आरएसएस के संगठनों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में अपना एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। गुजरात दंगों के दौरान सड़कों पर घूमने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ही थे, जो मुसलमानों को ढूंढ कर निशाना बना रहे थे। गुजरात दंगों के बाद मोदी भी हिंदू मसीहा के रूप में स्थापित हो गए और बाद के सालों में उन्होंने प्रवीण तोगड़िया पर भी नियंत्रण पा लिया। जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रवीण तोगड़िया को भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह ठिकाने लगा दिया। जैसे उन्होंने केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, आडवाणी और उमा भारती जैसे नेताओं को लगाया। केशुभाई पटेल के हटाए जाने के बाद मोदी ने सबसे पहले केशुभाई पटेल के करीबी नेताओं को ही साइडलाइन करना शुरू किया, जिनमें से एक थे गुजरात के गृह मंत्री हरीन पांड्या। इससे पहले मोदी और हरीन पांड्या राजनीतिक मित्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मोदी और हरीन पांड्या के समीकरण बदल जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में कंसर्न्ड सिटीजन्स ट्रिब्यूनल गुजरात दंगों की जांच करने लगा तो मई 2002 में हरीन पांड्या ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस ट्रिब्यूनल के सामने मोदी के खिलाफ गवाही दे दी। लेकिन मोदी के खुफिया तंत्र के माध्यम से ये खबर मोदी तक पहुंच जाती है। कारवा मैगजीन के अनुसार रिटेन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिए कि दंगों की जांच करने वाली फैक्ट्स फाइंडिंग पैनल पर नजर रखें, यानी उस जांच समिति पर नजर रखें। इस बात को गुजरात इंटेलिजेंस के डीजी ने अपनी रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसी रजिस्टर की 7 जून 2002 के दिन की एंट्री के अनुसार डॉक्टर पीके मिश्रा ने रेवेन्यू मंत्री श्री हरीन भाई पांड्या का नंबर 982403, आगे का नंबर हम प्राइवेसी के कारण नहीं बता रहे, इस नंबर को ट्रैक करने के लिए दिया है। हरीन पांड्या की गवाही के बाद ये खबर भी मीडिया में आने लगती है कि मोदी के एक मंत्री ने गवाही दी है कि गोधरा कांड की रात मुख्यमंत्री मोदी के यहाँ एक मीटिंग हुई है, जिसमें मोदी ने गुजरात के सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हिंदुओं को अपना आक्रोश निकालने दें। 2 महीने के अंदर ही मोदी ने हरीन पांड्या को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। आगे मोदी ने हरीन पांड्या को राजनीतिक रूप से पूरी तरह गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों ने मोदी को गुजरात में सबसे अधिक ताकतवर नेता बना दिया। खुद वाजपेयी मोदी को लेकर सहज नहीं थे। गुजरात दंगों के करीब 1 महीने के बाद 4 अप्रैल 2002 के दिन वाजपेयी गुजरात आते हैं। वाजपेयी ने समझदार नेता की तरह गुजरात में हुए दंगों को भारत के ऊपर एक धब्बे की तरह बताया। साथ ही मोदी को सार्वजनिक मंच पर राजधर्म निभाने की सलाह भी दी। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वही कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के अंदर वाजपेयी भी मोदी को गुजरात सीएम पोस्ट से हटाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन मोदी को आडवाणी का समर्थन प्राप्त था। अप्रैल 2002 में गोवा के पणजी में मोदी का भाग्य तय करने के लिए आलीशान मैरियट होटल में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। आरएसएस पूरी तरह मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। आडवाणी ने भी साफ कर दिया कि मोदी के इस्तीफे के बाद पार्टी अपने कोर वोटरों का सामना नहीं रोए। वहीं प्रधानमंत्री वाजपेयी की चिंता थी कि गुजरात दंगों के कारण कहीं उनके एनडीए गठबंधन में दरार पड़ सकती है, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसी सेक्युलर पार्टियों के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त था। इससे केंद्र की सरकार खतरे में आ सकती है, लेकिन अंत में आडवाणी के तर्क काम आते हैं और मोदी के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आरएसएस, आडवाणी और अरुण जेटली सब मोदी की साइड में खड़े हुए हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस को मोदी की तरफ देख अंत में वाजपेयी ने भी अपना पासा पलट लिया और इस मीटिंग में भाषण देते हुए कहा, इंडोनेशिया, मलेशिया जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वे सद्भाव से नहीं रहना चाहते हैं, वे समाज से घुलते मिलते नहीं है, उन्हें शांति से रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें किसी से धर्मनिरपेक्षता के पाठ की जरूरत नहीं है। मुसलमानों और ईसाइयों के आने से पहले कैसे मोदी ने गुजरात के सीएम पद से प्रधानमंत्री पद का सफर तय किया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं, ताकि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। के लिए नमस्कार।